गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। ये वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर का बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में अपन बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, क्या क्या मूवमेंट होती है, किस प्रकार से मूवमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एंगेजमेंट है, किस प्रकार से एंगेजमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डिसेंट क्या हो रहा है, डिसेंट क्या है, किस प्रकार से डिसेंट वाली प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से बच्चे का फ्लेक्शन वाली कंडीशन होती है, सभी प्रकार की तमाम मूवमेंट है आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में अपन ट्रिक के साथ में समझेंगे कि इसको कैसे याद रखना है, एग्जाम के अंदर कहां से क्वेश्चन उठ के आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेडिंग डालिएगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर या लेबर, हेडिंग डालिएगा। आप जानते हैं कि परसों की एक प्रक्रिया के अंदर ये क्या है, ये एक मूवमेंट की एक श्रृंखला है। मूवमेंट की क्या है, एक चेन है, एक क्रमबद्ध एक घटना है, एक क्रमबद्ध तरीके से घटित होने वाली घटना है, जिसके अंतर्गत बर्थ कैनाल से, जिसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, बर्थ कैनाल से जो फीटस है वो क्या है, डिसेंट होता है। डिसेंट होना क्या कहा जाता है, लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहा जाता है। मैंने बच्चों आपको यह बताया कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या है, मूवमेंट की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत बर्थ कैनाल से जो फीटस है वो डिसेंट होता है। तो इस प्रकार से बर्थ कैनाल से बच्चा नीचे की तरफ डिसेंट होगा, क्या कहा जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहा जाएगा। इस प्रसव प्रक्रिया के अंदर पोस्चर और पोजीशन से संबंधित घटना का क्रम है। ये क्या श्रृंखला है, पोजीशन और पोस्चर से रिलेटेड एक घटना होती है, जो कि गर्भ शिशु को गर्भाशय से बाहर की ओर आने में सबसे आसान रास्ता प्रदान करने में सहायक होती है। इस प्रकार से मैं कहूं कि बच्चा नीचे नहीं आएगा, एंगेजिंग नहीं होगा, क्राउनिंग कंडीशन नहीं होगा, बच्चा अंदर घूमेगा नहीं, बच्चा इस प्रकार से फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा, तो कैसे उस बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी, संभव नहीं है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है, बच्चा किस जगह पे किस टाइम में क्या कंडीशन करता है, ये होना जरूरी है बच्चे की जन्म के लिए। यहां प्रसव प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में अपन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 3 कंडीशन है, क्राइटेरिया होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे। सबसे पहले है सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन का होना जरूरी है। लॉन्गिट्यूडाइनल लाई, और उसके बाद में लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये पोजीशन होगी तब ये मूवमेंट वाली मैकेनिज्म है वो लागू होती है। इस बात को बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एंगेजमेंट के बारे में। एंगेजमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब गर्भ शिशु के सिर का सबसे चौड़ा डायामीटर, भाई पेराइटल डायामीटर होता है ना, भाई पेराइटल डायामीटर जो सबसे बड़ा डायामीटर होता है, माता की पेल्विक ब्रिम से होकर गुजर जाता है, तो इसे एंगेजमेंट कहा जाता है। इसके अंदर बच्चों यह बताया है कि गर्भ शिशु है, फीटस का सिर जिसमें सबसे बड़ा डायामीटर माता की जो पेल्विक है, पेल्विक के ब्रिम वाले पोर्शन से गुजरता है, नीचे की तरफ आता है, जिसको एंगेजमेंट कहा जाता है। यह प्रसव का पॉजिटिव साइन होता है। इस प्रकार से डिलीवरी होने वाली होती है, ये कहते हैं।
एंगेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बच्चा क्या है, देखो यहां पे दिखाई दे रही है एंगेजमेंट वाली प्रक्रिया, यहां पे आपको देखने को मिल रही है। ये पेल्विक ब्रीम है जिसके अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चा है क्या, तैर रहा है अभी, परंतु एंगेजिंग कंडीशन होने पर बच्चे का जो ये कपाल है देखो यहाँ पे आ गया है, इसमें क्या है, ऊपर है, मतलब ऊपर है, और यहाँ पे क्या है, जो पेल्विक ब्रीम है माता के पेल्विक ब्रीम से नीचे की तरफ गुजर रहा है। तो पहला स्टेप मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर बच्चों क्या रहेगा, एंगेजिंग रहेगा। ये बच्चा क्या हो गया, एंगेज हो गया है, पेल्विक ब्रीम के अंदर आ गया है, एंगेजिंग वाला हो गया। दूसरी बात करते हैं डिसेंट, गर्भ शिशु का नीचे की ओर खिसकना, ए डिसेंट ऑफ द फीटस, फीटस का क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। गर्भ शिशु के सिर के पेल्विक ब्रीम में एंगेजमेंट होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, कब एंगेजमेंट होता है, कब डिसेंट वाली कंडीशन होती है। तो एंगेजमेंट होने के बाद में, एंगेजमेंट हुआ है पेल्विक ब्रीम में, एंगेजमेंट होने के बाद में ये धीरे धीरे क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान ये प्रक्रिया धीरे धीरे घटित होती है, जो कि सेकेंड अवस्था में ये तेज से होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैंने बच्चों आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है, और सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होती है, जल्दी होती है। क्योंकि डिलीवरी कौन से स्टेज के अंदर होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद में क्या हुआ बच्चों, डिसेंट हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों आपको दिख रहा है कि बच्चा क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंट हो रहा है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या है, ए फ्लेक्शन ऑफ हेड। बच्चों आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, जैसे ये मैं सीधा खड़ा हूं, ये मेरा एक नॉर्मल कंडीशन है, ये मुंडी है, ये इस प्रकार से, ये श्रेष्ठ है, साथी है, ये साथी के पास में इस प्रकार से पास में आ रहा है, ये फ्लेक्शन होगा। मैं कहूं कि ये हाथ है बच्चों, ये हाथ इस प्रकार से आ रहा है, पास में आ रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे ही बच्चा नीचे आएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहले फ्लेक्शन होगा, बच्चा क्या है, इस प्रकार से मुड़ेगा, अपनी जगह बनाएगा। बच्चा नीचे जाने के लिए क्या बनाता है, जगह बनाता है ना। तो इस प्रकार से फ्लेक्शन होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, गर्भ शिशु के सिर का पेल्विक में नीचे की ओर लगातार गति, इसके लिए मुड़ना आवश्यक होता है। यदि बच्चे को नीचे आना है तो इस कंडीशन में लगातार गति के लिए इसका मुड़ना आवश्यक होता है। मतलब बच्चा पहले ऐसे आ रहा था, उसके बाद में क्या हो रहा है, इस प्रकार से फ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मुड़ रहा है। प्रसव प्रक्रिया आवश्यक होता है। हालांकि प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होते समय गर्भ शिशु का सिर कुछ मुड़ जाता है। जब पेल्विक में होकर निकलते समय इसके नीचे की ओर होने वाली गति में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो ये और अधिक मुड़ जाता है। बच्चा नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो पीछे नीचे की तरफ से क्या है, अवरोध होता है। तो अवरोध होता है तो मुंडी क्या है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। मुंडी क्या है, इस प्रकार से मुड़ जाती है, मतलब क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, बच्चा नीचे की तरफ जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, अब बच्चा क्या हुआ, पहले एंगेजिंग होगा, उसके बाद में डिसेंट हुआ, उसके बाद में फ्लेक्शन हुआ, और उसके बाद में इंटरनल रोटेशन हुआ। अंदर क्या है, 45 डिग्री के पे बच्चा क्या है, घूमा है। यह हलचल के द्वारा, इस हलचल के द्वारा गर्भ शिशु के सिर का ऑक्सीपुट अपनी वास्तविक स्थिति से सिंपाइसिस प्यूबिस की ओर धीरे धीरे घूमता है ना। जो नीचे जिस प्रकार से बच्चा आ रहा था, उसके बाद में क्या है, बच्चा का इंटरनल रोटेशन होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस की ओर क्या करता है, घूमता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हलचल होती है जिसके बिना गर्भ शिशु के सिर का नीचे की ओर खिसकना संभव नहीं है। यदि मैं कहूं कि इंटरनल रोटेशन नहीं होगा तो बच्चा नीचे नहीं आएगा, है ना। गर्भ शिशु का लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंट्रियर में यह हलचल बाईं तरफ से दाईं और 45 डिग्री के कोण पे होती है। ध्यान रखना, इंटरनल रोटेशन कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री के कोण पे होता है। परिणाम स्वरूप गर्भ शिशु का ऑक्सीपिट माता की सिंपाइसिस प्यूबिस के ठीक पीछे की तरफ आ जाता है। इंटरनल रोटेशन 45 डिग्री पे होगा, और जिसकी वजह से जो बच्चे का कपाल है, ऑक्सीपिट वाला एरिया है, वो कहां पे आ जाता है,
सिंपाइसिस प्यूबिस के ठीक पीछे की तरफ आ जाता है। इसकी पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर से लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर जो पोजीशन थी वो इस प्रकार से 45 डिग्री के कोण पे घूमता है, तो ये परिवर्तन होकर के क्या हो जाती है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखो डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस प्रकार से पोजीशन हो जाती है। पहला था लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और अब क्या है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया है ना। इस प्रकार से बच्चा है 45 डिग्री के कोण पे क्या कर दिया है, रोटेट हुआ है, घुमा है बाईं से दाईं ओर। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से इंटरनल रोटेशन होता है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्राउनिंग। अब क्राउनिंग आंतरिक रोटेशन के बाद गर्भ शिशु का सिर लगातार नीचे की ओर खिसकता है। ये वह स्थिति जब सिर का अधिकतम डायामीटर जो बाइपेराइटल डायामीटर वल्वल आउटलेट पर खिंचाव उत्पन्न करता है तथा संकुचन समाप्ति पर भी यह वापस ऊपर की नहीं खिसकता है, क्राउनिंग कहा जाता है। क्राउनिंग वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बच्चा इंटरनल रोटेशन के बाद में नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे की तरफ आने के बाद में इस प्रकार से जो डिलीवरी के टाइम में देखते हैं तो बच्चे का जो कपाल है वो दिखाई देता है ना, हेड को फील किया जा सकता है, क्राउनिंग कहा जा सकता है। और वो ऐसा फिक्स हो गया है कि वापस वो अंदर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वापस ऊपर की ओर नहीं खिसकता है, क्राउनिंग कहा जाता है। देखिएगा बच्चों, क्राउनिंग वाली कंडीशन के अंदर यहां पे क्राउनिंग ऑफ हेड, मतलब बच्चे का हेड है वो दिखाई देने लग जाता है, क्राउनिंग कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये क्राउनिंग ऑफ हेड, बच्चे का हेड है वो क्या है, दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, क्राउनिंग के बाद में बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा एक्सटेंशन, मैंने बच्चों आपको बताया था कि फ्लेक्शन वाली कंडीशन जिसके अंतर्गत बच्चा इस प्रकार से आ रहा है, ये मान लीजिए ये इस पर हाथ है और इस प्रकार से मुड़ जाता है, फ्लेक्शन है। तो इस प्रकार से मुड़ा है तो अभी इसको वापस इस प्रकार से एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन का मतलब फ्लेक्शन के जस्ट विपरीत वाली कंडीशन होती है। जैसे देखो ये हाथ है मेरा, ये क्या है, फ्लेक्शन है, उसके बाद में इस प्रकार से दूर की तरफ जा रहा हूं, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो इस प्रकार से बच्चा ऐसे मुड़ा हुआ था ना, बाद में ऐसे होगा। देखिएगा आंतरिक गर्भवर्तन मतलब इंटरनल रोटेशन के बाद में गर्भ शिशु के सिर के वजन के लिए एक और हलचल, सॉरी वजन के लिए नहीं, गर्भ शिशु के सिर के जन्म के लिए एक और हलचल आवश्यक होती है जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन की प्रक्रिया निम्न दो बलों के ऊपर पूर्ण होती है। बच्चा इस प्रकार से फ्लेक्शन था, रोटेशन हुआ, उसके बाद में क्या है कि नीचे की तरफ और फोर्स पड़ता है जिसकी वजह से बच्चा क्या है, इस प्रकार से फ्लेक्शन होगा, ठीक है। जिसमें दो फोर्स पड़ता है, एक तो है गर्भाशय संकुचन द्वारा ऊपर से नीचे की ओर लगाए जाने वाला बल, है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ बल लगता है। दूसरा है पेल्विक फ्लोर द्वारा नीचे से ऊपर की ओर और आगे की ओर लगाए जाने वाला बल होता है। पेल्विक फ्लोर है उसके द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे से क्या लगता है, ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ बल लगता है और पेल्विक फ्लोर के द्वारा क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे बल लगता है तो बच्चा इस प्रकार से, तो बच्चा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन। लगाए जाने वाले बल एक दूसरे के उदासीन कर देता है। ऊपर से लगने वाला बल, नीचे से लगने वाला बल जो क्या है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रिएंट हो जाता है और बच्चे का क्या है, इस प्रकार से हेड इस प्रकार से बाहर आता है। देखो यहां पे दिख रहा है, पहले बच्चा जो क्राउनिंग वाली कंडीशन में क्या था, बच्चा इस प्रकार से फ्लेक्शन था, है ना, फ्लेक्शन था, परंतु अब क्या है, मुंडी इस प्रकार से आ गई है। देखो छाती से कितना आ गया, दूर आ गया है। तो इस प्रकार से ये बच्चों क्या होता है, फ्लेक्शन वाली प्रक्रिया होती है, सॉरी एक्सटेंशन वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिर का पुनः पूर्व स्थिति में आना, जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। जैसे कि गर्भ शिशु का सिर वल्वल आउटलेट से बाहर आ जाता है तो ये लग 45 डिग्री के कोण पे घूमता है। अब 45 डिग्री वाले इंटरनल रोटेशन हुआ था तो इस प्रकार से फिर बाद में रेस्टिट्यूशन वाली कंडीशन के अंदर सिर अपनी वापस पोजीशन के अंदर आ जाता है, 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। ये हलचल आंतरिक जो रोटेशन का विपरीत दिशा में होती है। जैसे इंटरनल रोटेशन के अंदर बच्चों जो बच्चे का मूवमेंट हुआ था बाएं से दाएं 45 डिग्री पे हुआ था, फिर बाद में अब यहाँ पे रेस्टिट्यूशन के अंदर बच्चा क्या है, वापस इस प्रकार से 45 डिग्री के इंटरनल रोटेशन के विपरीत क्या है, घूम जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। देखिएगा, गर्भ शिशु के कंधों के आंतरिक रोटेशन के कारण उनके सिर का एक्सटर्नल रोटेशन होता है, जो कि विजिबल होता है। कंधों का आंतरिक रोटेशन लगभग 45 डिग्री के कोण पे होता है, और ये उसी दिशा में होता है जिस दिशा में रेस्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 45 डिग्री के कोण पे जो रेस्टिट्यूशन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन होता है, जो आपको यहाँ पे इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। बच्चा दिख रहा है, बच्चे को क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच करके क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ है, बाहरी रोटेशन हुआ है, बच्चा बाहर की तरफ घुमा है। उसके बाद में एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक, कंधों के पेल्विक आउटलेट को अग्र पश्च डायमीटर की दिशा में आ जाने के बाद में गर्भ शिशु का नीचे की ओर खिसकना जारी रहता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की दिशा में आ जाने के बाद में बच्चा और नीचे की तरफ आता रहता है। एंटीरियर पोस्टीरियर सिंपाइसिस प्यूबिस के नीचे से निकल जाता है। स्पाइन के पार्श्वीय झुकाव के द्वारा एंटीरियर पोस्टीरियर पेरिनियम के ऊपर से निकलता है, और कंधों से बाहर आ जाने के बाद में पार्श्वीय मुड़ाव, जिसको बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन, द्वारा शेष शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है। अगली अवस्था में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन भी अलग अलग होकर बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों डिलीवरी हो रही है। देखो डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ शोल्डर, जिसके अंदर बच्चों को क्या करते हैं, इस प्रकार से रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, और उसको बाहर इस प्रकार से बच्चों को बाहर निकला जाता है। ठीक है, जो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से बच्चे को पकड़ करके ऐसे पहले क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ लेंगे। ठीक है, नीचे के लिया, और उसके बाद में जैसे ही शोल्डर की डिलीवरी होगी, ट्रंक की डिलीवरी करवाते हैं, तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, ए डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों क्या समझे, देखिएगा, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में बात किए, जिसके अंतर्गत 9 पॉइंट के बारे में बात किए। इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ लेबर एक सीक्वेंस प्रक्रिया होने वाली प्रक्रिया है। इसको बच्चों आप याद कैसे रखोगे, देखिएगा, इड फिशर से नाम से याद रखना, इड FICERES, इड फीचर्स, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना, ट्रिक्स, इड फीचर वाला ट्रिक आपको याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर ये ट्रिक बच्चों आपको याद रखना जरूरी है। ई से एंगेजमेंट होता है, डी से डिसेंट होता है, एफ से फ्लेक्शन होता है, आई से इंटरनल रोटेशन होता है, सी से क्राउनिंग होगा, और उसके बाद में ई से एक्सटेंशन होगा, उसके बाद में आर से रेस्टिट्यूशन होगा, और उसके बाद में ई से एक्सटर्नल रोटेशन होगा, और उसके बाद में शोल्डर की डिलीवरी होगी, ट्रंक की डिलीवरी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ट्रिक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर होने वाली घटना होती है, मूवमेंट होता है, वो क्या सीक्वेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, इड फीचर्स, है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म की डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की डेफिनेशन और होने वाली घटनाओं के बारे में। इस प्रकार से बच्चों आपको मिडवाइफ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के वीडियो को पढ़ना है, समझना है, तो आप मेरी पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जिसके अंदर आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको बच्चों क्लास में ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।